नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करेंट अफेयर्स का एपिसोड 7 के नाम से आज आपका वीडियो आएगा, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक हम डिस्कस करते हैं। तो उसको लगातार आप देखिएगा तो आपको करेंट अफेयर्स स्टैटिक ठीक हो जाएगा। साथ ही उसको पॉज करके आप देखिएगा और लिखिएगा तो और बेहतर है, नहीं तो 2-4 बार, तो एक बार में तो आपको याद नहीं होगा, 2-3 बार सुनना पड़ेगा और उसको सुन सकते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे उसको बोलते हैं। अब बोर्ड वैसा हम व्यवस्था स्टूडियो टाइप का नहीं है जो बोर्ड पर हम लिख कर भी आपको डिस्कस कर सकें। तो अभी जैसे चल रहा है उसे चलने देते हैं, अब उसको सुनिएगा तो याद हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के लिए टॉपिक क्या है। आज है नीति आयोग की बात करेंगे। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्थान है, एक सलाहकारी संस्थान है। भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग काम करती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो गया। और नीति आयोग के वर्तमान CEO कहेंगे तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते तो नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हो गए नीति आयोग के, और CEO हो गए BVR सुब्रमण्यम। नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग से पहले इसका नाम था, प्राचीन नाम था, पुराना नाम था योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू थे और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा दिल्ली के लाल किला से प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को किया गया था। नीति आयोग के बारे में थोड़ा एक और बात सुनना है कि नीति आयोग के पहले अगर अध्यक्ष कहेंगे तो नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कहेंगे तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के पहले CEO कहेंगे तो सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के पहले CEO कहेंगे तो सिंधु श्री खुल्लर हो जाएगा। अब आते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति 2020 जो आया है, पहला राज्य लागू किया था कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश। और नई शिक्षा नीति 2020 लाने का विचार दिया था के कस्तूरीरंगन। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन ने दिया था। यह नई शिक्षा नीति का मॉडल था 5334 मॉडल। नई शिक्षा नीति का मॉडल है 5334 मॉडल। और उस शिक्षा नीति जब पेश हुआ था उसमें देश के शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय में आया था। इसका प्रथम शिक्षा नीति जो विचार दिया था कोठारी आयोग 1964 में, जबकि प्रथम शिक्षा नीति आया था 1968 में जो 10+2 मॉडल था। उसके बाद द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के समय में आया, 10+2+3 मॉडल था। इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया 1992 में PV नरसिंह राव के शासनकाल में। उसके बाद 2020 में 34 साल बाद 2020 में तृतीय शिक्षा नीति लाया गया 5334 मॉडल पर मोदी जी के शासनकाल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है DRDO। DRDO जो भारत की DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। DRDO क्या काम करती है? भारत में रक्षा उपकरण बनाने का काम करती है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इससे पहले अध्यक्ष थे G सतीश रेड्डी, जिसे आर्यभट्ट अवार्ड 2021 दिया गया था। आर्यभट्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? G सतीश रेड्डी को, जो DRDO के पूर्व अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं। भारत का सबसे लंबा रबर डैम। भारत का सबसे लंबा रबर डैम कौन है? तो गया जी डैम है, जो बोध गया में है, बिहार में, फल्गु नदी के तट पर है, जो भारत का सबसे लंबा रबर डैम है, जो देश का सबसे लंबा रबर डैम। उसके बाद भारत में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार हाल ही में खुदाई प्राप्त हुआ, खुदाई के माध्यम से, कहाँ? जमुई, बिहार में। अब बिहार के मुख्यमंत्री आप जानते हैं नीतीश कुमार है, जो 8 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। और बिहार के राज्यपाल अभी हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, क्योंकि इससे पहले फागू चौहान थे, जिसे मेघालय भेज दिया गया। अब आते हैं G20 की बैठक के बारे में। G20 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? G20 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। यह क्रम में 17वां संस्करण था।
जबकि G20 2023 भारत में होगा, अभी चल भी रहा है। यह क्रम में 18वां संस्करण है G20 का 2023 में। G20 2024 कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में। 2022 वाला G20 का बैठक इंडोनेशिया में, 2023 भारत में G20 का बैठक, 2024 ब्राज़ील में G20 का बैठक होगा। भारत की तरफ से शेरप्पा जो अमिताभ कांत थे 2022 में G20 के बैठक में। और G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। अब आते हैं एशिया कप। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ये क्रम में 15वां संस्करण था। एशिया कप विजेता कौन था? तो श्रीलंका जीता। हारा कौन? पाकिस्तान। एशिया कप विजेता कौन हुआ? श्रीलंका। उप विजेता हुआ पाकिस्तान। एशिया कप 16वां संस्करण 2023 पाकिस्तान में होगा। एशिया कप भारत जो है अब तक 7 बार जीता है, श्रीलंका 6 बार जीता है, जबकि पाकिस्तान 2 बार जीता है। एशिया कप भारत 7 बार, श्रीलंका 6 बार और पाकिस्तान 2 बार जीता है। एशिया कप का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद कराता है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में किया गया। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। और एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष जय शाह है, जो अमित शाह के पुत्र जय शाह हैं। अब आते हैं भारत में भी टोटल चीताओं की संख्या 20। पहले 8 को नामीबिया से लाया गया, 12 को जो है दक्षिण अफ्रीका से चीता मंगाया था। 12 8 20 हुआ, मगर 3 चीता की मृत्यु हो गई। वर्तमान में 17 चीता हैं भारत में। ये कहाँ रखा गया? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता रखा गया। कहेगा कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में अंतिम चीता की मृत्यु छत्तीसगढ़ में हुई थी 1947 में। और भारत में चीता को विलुप्त घोषित किया गया 1952 में। चीता को विलुप्त घोषित किया गया 1952 में। अब आते हैं वर्तमान में महान्यायवादी। देश का पहला विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भारत में महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी है। भारत में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी जो है क्रम में 16 में है। आर वेंकट रमनी महान्यायवादी क्रम में 16 में है। तो भारत का पहला विधि अधिकारी, कानूनी जानकार जो होता है, कानून सरकार को कानून का सलाह देता है, कौन? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी का वेतन है 2,50,000 और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति और शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाते हैं। प्रथम देश के पहले महान्यायवादी कहेंगे तो MC सीतालवारा था। देश का पहला महान्यायवादी MC सीतालवारा था। देश का दूसरा विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल, जो वर्तमान में तुषार मेहता हैं। तुषार मेहता। उसके बाद है कि देश का पहला सोलर रामायण क्रूज बनाया गया, जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। यह सोलर रामायण क्रूज जो है रामायण सर्किट को जोड़ने का, मतलब अयोध्या वगैरह जो है ये सब जोड़ने का काम करेगा। तो देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहेंगे तो कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में खोला गया। देश का पहला चमड़ा पार्क, लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। और देश का पहला राज्य जहाँ पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश की स्थापना आप जानते हैं 24 जनवरी 1950 को किया गया। मुख्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब आगे देखना है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? तेलंगाना में खोला गया है। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है? केरल में खोला गया है। देश का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? लद्दाख में खोला गया है। देश का पहला टीचर यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में खोला गया। देश का पहला टीचर यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में खोला गया है। देश का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया। देश का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। देश का पहला खेल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है? मणिपुर इम्फाल में। देश का पहला खेल यूनिवर्सिटी कहाँ? मणिपुर इम्फाल में खोला गया है। देश का पहला दुनिया का पहला UN यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? टोक्यो जापान में खोला गया। और विदेश में योग यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया था? अमेरिका में। और भारत का पहला योग यूनिवर्सिटी तो मुंगेर में स्थापित किया गया था। दुनिया में कहेंगे तो विश्व में तो योग यूनिवर्सिटी अमेरिका में। और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और देखना है देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया बिहार में किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। और बिहार का पहला जैविक गांव केरिया गांव जमुई बन गया है। बिहार का पहला जैविक गांव केरिया गांव जमुई बन गया है। और दुनिया का पहला जैविक स्टेट राज्य, पहला राज्य कहेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। एशिया महादेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ लगाया गया है? पटना में लगाया गया है। भारत का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ? जमुई बिहार में हुआ। अब पहला एथेनॉल प्रमोशन नीति भी कौन लगाया? तो बिहार ही लगाया था, बिहार। और एक आया था नो बैग डे, सप्ताह में एक दिन बैग स्कूल लेकर नहीं जाना। ये पॉलिसी कौन लाया? बिहार सरकार ही लाया था। और जबकि स्कूल बैग पॉलिसी लाया दिल्ली सरकार। नो बैग डे स्कूल के लिए लाया बिहार सरकार। चलिए करंट अफेयर्स के आज इतने तक रहने देते हैं, फिर कल हम इसके आगे चलेंगे।
इसी तरह आपको अगर सुनते रहते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अब थोड़ा स्टैटिक जीके देखते हैं। चलिए स्टैटिक जीके में कुछ 10 पॉइंट इससे देख लेते हैं। नरेगा कब प्रारंभ हुआ? तो नरेगा हुआ 2 फरवरी 2006 को। नरेगा कब प्रारंभ हुआ? 2 फरवरी 2006। मनरेगा कब आया? तो 2 अक्टूबर 2009। मनरेगा कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2009। नरेगा 2 फरवरी 2006। मिड डे मील, जो दोपहर का भोजन होता है, मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1995 को। मिड डे मील कहाँ से प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु से 15 अगस्त 1995 को, दूसरा बार महाराष्ट्र से। उसके बाद है 1 रुपया का नोट प्रथम बार कब प्रारंभ हुआ? तो 1943 में हुआ था 1 रुपया का नोट। भारत सरकारी कैलेंडर को मान्यता कब मिला? 22 मार्च 1957 को मिला। इंदिरा आवास योजना कब आया? तो 1985 में। इंदिरा आवास योजना 1985। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में किया गया, पुणे में किया गया था। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? तो 1997 में, 15 सितंबर 1997 प्रसार भारती। लिम्का बुक का गठन कब हुआ? 1990 में। भारत में कोई भी विश्व धरोहर रिकॉर्ड जारी भारत सरकार जारी करती है वो लिम्का बुक में रखा जाता है 1990 में। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रखा जाता है, गिनीज बुक जारी करता है, तो ये गिनीज बुक कब? 1954 में। लिम्का बुक कब? 1990 में। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कब गठित हुआ? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में गठित हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के लिए था, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल CO2 के लिए है, जिसका गठन जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 22 अप्रैल 1992 को रियो दी जेनेरो, ब्राज़ील में। महिला सशक्तिकरण प्रारंभ हुआ 2001 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की गठन 1992 में किया गया। भारत में इंटरनेट प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1995 को। भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995। भारत में सेलुलर फोन का प्रारंभ हुआ 1995 में। राष्ट्रीय पशु को मान्यता बाघ को मिला 1972 में। बाघ संरक्षण अधिनियम आया 1973 में। हाथी परियोजना प्रारंभ हुआ 1992 में। हाथी को विरासत पशु का दर्जा मिला 2010 में। उसके बाद सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। उसके लिए अधिनियम आया 15 जून 2005 को। अधिनियम आया, सूचना के लिए अधिनियम आया 15 जून 2005 को, लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम आया 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। ऑल इंडिया रेडियो कब प्रारंभ हुआ? 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो 1936। रंगीन टीवी कार्यक्रम कब? 1982। रंगीन टीवी कार्यक्रम 1982। स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुआ? स्पीड पोस्ट सेवा 1986। स्पीड पोस्ट 1986। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1973 में। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1973 चिपको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब? 1985 में। नर्मदा बचाओ 1985। नर्मदा बचाओ 1985। नबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। नबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। सेबी की स्थापना 1988 में किया गया। सेबी स्थापना 1988 में किया गया था। सेबी 1988। वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। वैट कब लागू हुआ? 2005 में, जबकि वैट अंतिम रूप से लागू किया उत्तर प्रदेश 2008 में। जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। भारत रत्न कब से दिया जाता है? तो 1954 से दिया जाता है। आरबीआई ने नोट छापना कब प्रारंभ किया? 1938 में। आरबीआई ने नोट छापना कब प्रारंभ किया? 1938 में। आरबीआई ने नोट छापना 1938 में प्रारंभ किया। आरबीआई ने नोट छापना कब स्थापना किया? तो 1938 में नोट छापना प्रारंभ किया था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 को किया गया। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। BHU की स्थापना 1916 में किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1922 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी कब? 1922। दिल्ली यूनिवर्सिटी कब? 1922। पटना यूनिवर्सिटी कब? 1917। पटना यूनिवर्सिटी कब? 1917। पटना यूनिवर्सिटी कब? 1917। अब कुछ और देख लेते हैं स्टैटिक में। चलिए विश्व में प्रमुख झील थोड़ा देखना। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर, जो रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में है।
विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कैस्पियन सागर रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपेरियर झील जो अमेरिका में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपेरियर झील जो अमेरिका में है। 300% से अधिक लवणता वाला झील वान झील जो तुर्की में है। सबसे अधिक लवणता वाला झील जो है वान झील जो है कहाँ? तुर्की में। अब भारत का झील देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। भारत में समुद्रीय झील भी कहा जाए चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी झील कहा जाए चिल्का झील उड़ीसा है। भारत की कृत्रिम झील कहेंगे तो गोविंद सागर झील जो पंजाब में है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए जंतर मंतर क्या जगह है? तो भारत में जंतर मंतर 5 जगह है, याद रखना। जय माँ उबादी, जयपुर है, मथुरा है, उज्जैन है, वाराणसी है और दिल्ली है। जयपुर है, मथुरा है, उज्जैन है, वाराणसी है, दिल्ली है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा किया गया। भारत में कुल 5 जंतर मंतर हैं जो खगोल विद्या के लिए जाने जाते हैं। इसमें से मात्र एक जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है 2010 में। 2010 में यूनेस्को की सूची में जयपुर को जोड़ा गया है। उसके बाद आते हैं मानव शरीर में समानता हड्डी कितना हो? 206। बाल अवस्था में 208, नवजात शिशु में 300 होती है। कान में 6 हड्डी, चेहरा में 14 को, कपाल में 8 को, हाइट 1, टोटल सिर में 29 हड्डी होती है। हमारे मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी होती है। पसली तंत्रिका भी 12 जोड़ी 24 को होता है। दांत में कुल हड्डियों की दांत जीवन काल में कुल दांत 52 गो, ऐसे दांत होता है 32 गो। दूध का दांत 20 गो होता है। खोखली हड्डी पैर में पाई जाती है। चमकीली हड्डी पैर में फिबुला टिबुला पाई जाती है। और कमजोर हड्डी मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी हंसली की हड्डी होती है जिसे कॉलर बोन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। बड़ी हड्डी सबसे बड़ी लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप कान की हड्डी होती है। हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांस में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो मालदीव को मिनीकॉय से जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव को मिनीकॉय से जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? लक्षद्वीप को मिनीकॉय से। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनीकॉय से जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से जोड़ता है। पाक स्टेट किसको जोड़ता है? भारत को श्रीलंका से। पाक स्टेट किसको? भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। जबकि दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से जोड़ता है। दक्कन पास किसको जोड़ता है? दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से जोड़ता है। भूकंप के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट सुनना है। भूकंप का अध्ययन क्या होता कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप मापक यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल में। और भूकंप सबसे ज़्यादा क्षति होता है अधिकेंद्र जिसको एपी सेंटर कहते हैं। और जहाँ से निकलता है उसे फोकस केंद्र कहते हैं। अब कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सुन लेना है। कॉफ़ी जो हमें किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। और कॉफ़ी के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कहा जाए तो काली मिट्टी है जिसे रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं जो कॉफ़ी के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कॉफ़ी हम लोग यूज करते हैं, बीज उसका यूज करते हैं। कॉफ़ी जो बंदरगाह जो है दुनिया में कॉफ़ी का बंदरगाह कहा जाता है सेंटास बंदरगाह है जो ब्राज़ील में है। और कॉफ़ी का बाज़ार मंडी जो है साओ पालो है वो भी ब्राज़ील में है। कॉफ़ी अगर पात्र कहे तो ब्राज़ील को दुनिया में कॉफ़ी पात्र के नाम से ब्राज़ील को जाना जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भी ब्राज़ील में होता है। कॉफ़ी बागान जो है बगीचा को हम लोग फेजेंडा कहते हैं जो ब्राज़ील में है। कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है जो ब्राज़ील में है। कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ के रूप में कैफीन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। और सबसे उत्तम किस्म का कॉफ़ी जो है अरेबिका कॉफ़ी होता है जो उत्तम किस्म का कॉफ़ी होता है। और यह नकदी फसल के अंतर्गत आता है क्योंकि पैसा तुरंत हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाय के बारे में थोड़ा सुन लेना है। चाय का हम लोग पत्ती यूज करते हैं। चाय के लिए तापमान का है तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर चाहिए। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कहा जाए तो लेटेराइट मिट्टी है। कॉफ़ी के लिए काली मिट्टी होता है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। और चाय सबसे ज़्यादा चीन में और निर्यात सबसे ज़्यादा श्रीलंका करता है। भारत में चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है जबकि हरी चाय सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होता है भारत में। और चाय में उत्तेजक पदार्थ के रूप में थीन रहता है। चाय में उत्तेजक पदार्थ के रूप में थीन रहता है। चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? टैनिक एसिड पाया जाता है। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। और हरा सोना ग्रीन गोल्ड के नाम से चाय को जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड के नाम से चाय को जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? चाय को जाना जाता है। चलिए दोस्तों
आज स्टैटिक में इतने तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो आप देख नहीं पाइएगा, तो हम चाहते हैं वीडियो आप देखें, इसलिए वीडियो लंबा भी नहीं रहेगा, आराम से स्पीडोमीटर लगा के जैसे गाना सुनते हैं वैसे सुन सकते हैं, तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। स्टैटिक प्लस करंट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।